डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज जो हम पढ़ेंगे ये कि बॉन्ड लेंथ को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब कि ये कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसमें करना क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वी स्पेस लाइंस। ये बात मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई भी है कई बार कि जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, लाइन की फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती हैं और ये मैंने अलग अलग स्पेस की बना दी। हालांकि ये सब इक्वी स्पेस्ड होती है, मतलब इस हर दो लाइंस के बीच का डिफरेंस सेम होता है और वो 2b के इक्वल होता है। ठीक है, जितने भी ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं, भले ही आपको ये ज़्यादा दिख रहे हैं कहीं कम दिख रहे हैं, लेकिन ये सब इक्वी स्पेस्ड होते हैं एक्चुअल में और इनका डिफरेंस होता है 2b। तो जो जैसे ये पहली लाइन मिलेगी वो हमें 2b पर मिलती है, सेकेंड लाइन हमें 4b पर मिलती है, थर्ड लाइन हमें 6b पर मिलेगी, फिर 8b पर मिलेगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो समझ लीजिए आप 2 की टेबल पे मिलती है हमें। पहली 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से। और एक्चुअल में लाइंस का मतलब क्या हुआ, जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आपको बेटा यहाँ नहीं समझ में आएगा कुछ भी, तो पहले आप वो वीडियोस देखिएगा फिर आप यहाँ आइएगा। तो जैसे 0 से 1 में अगर ट्रांजिशन होगा, यानी j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 में जो ट्रांजिशन होगा वो उसके लिए वेव नंबर की क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी 2b। यानी ये फर्स्ट लाइन जो हमें मिलेगी वो 2b पर मिलेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2b है, यानी 0 से 1 का, सिर्फ ये वाले लेवल्स के बीच का। 1 से 2 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 4b के इक्वल आएगा। और वो डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 2bj+1। यानी कि हमारी जो न्यू बार है j से j+1 में अगर हमें जाना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2bj+1। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बस j की लोअर वैल्यू को पुट कर दीजिए j की जगह पर और फिर आपको आंसर जो है मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें 0 to 1 में ट्रांजिशन देखना है, ये हमें 0 to 1 में अगर, यानी कि j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 में अगर ट्रांजिशन देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है 2bj+1 और j की जगह पर हमें 0 यानी जो j की लोअर वैल्यू है वो लिख देनी है और +1 कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2b। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन है वो हमें 2b पर मिलेगी। तो चाहे तो आप j की जगह पर आप 0 लोअर वैल्यू लिख दीजिए या फिर पूरा j+1 की जगह पर हायर वैल्यू लिख दीजिए। j+1 की जगह पर हायर वैल्यू लिखने से क्या होगा, ये 2b लिखा और j+1 की जगह हम हायर वैल्यू मतलब 0 से 1 में j की हायर वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम बस इंटू 1 कर देंगे तो भी आंसर हमारा 2b आएगा। ठीक, अगर हमें देखना है 1 से 2 में ट्रांजिशन, j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 में जो ट्रांजिशन हुआ है, तो आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं। 2b लिखा हमने, पहले हम लोअर वैल्यू लगाएंगे, j+1 है फॉर्मूला में, तो j की लोअर वैल्यू हमने 1 लिखी फिर +1 लिखा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4b। इसका मतलब सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन हमें 4b पर मिलेगी। ये जो हमारी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन थी ये हमारी 4b पर आई। ठीक है, तो ये तो लोअर वैल्यू रख के हुआ, या फिर आप j+1 की जगह हायर वैल्यू भी रख सकते हैं। तो आपने लिखा 2b और j+1 की जगह हायर वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू है 2, तो 2b मल्टीप्लाई बाई 2, तभी भी आंसर आपका 4b आएगा। तो कैसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमें इक्वी स्पेस लाइन मिलती है, जितनी भी लाइंस मिलेंगी उन सबके बीच का स्पेस जो है वो इक्वल होगा और वो 2b के इक्वल होता है। और अगर हमें ये ट्रांजिशन निकालना है कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन कहाँ पर मिलेंगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है कि बाय डिटरमाइनिंग द वेव नंबर ऑफ गिवन लाइन, अगर हमें किसी लाइन का वेव नंबर मालूम पड़ जाए तो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट b। तो हम b के वैल्यू, जो रोटेशनल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और b का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, b इज इक्वल टू h/8π²IC। और यहीं से इसी इक्वेशन से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर हमें एक बार b मालूम पड़ जाए क्या है तो फिर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, ये i यहाँ चला जाएगा और b जो है i की जगह पर आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, b हमारा रोटेशनल कांस्टेंट जो हमें ऑलरेडी न्यू मतलब पता चल जाएगा न्यू बार की वैल्यू से। ठीक है,
अब क्या है, I इज रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ R थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये इक्वेशन भी मैंने आपको बता रखी है, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर म्यू क्या है, हमारा रिड्यूस्ड मास होता है। यानी अगर हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसमें हमारे पास दो एटम्स हैं, तो एक का मास हम m1 और दूसरे का मास हम m2 लें, तो रिड्यूस्ड मास अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक, अब इतनी सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती चली जा रही हैं, तो दस विद द नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ बी डिराइव्ड फ्रॉम द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा से बी की वैल्यू पता चल जाती है कि ट्रांजिशन कहाँ पर हुआ है, ये हमें मालूम पड़ जाता है। तो जैसे ही हमें बी की वैल्यू मालूम पड़ती है तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जैसे ही हमें बी की वैल्यू मालूम पड़ेगी। और एक बार हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए और रिड्यूस मास जो भी हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रखे हैं उनका मास तो हमें पता हो गई, तो वहाँ से हम आर की वैल्यू, आर क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, वो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने ले रखा है उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी जो ये डिस्टेंस है इसी को हम आर बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या जो बॉन्ड लेंथ है या जो आर है, इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल फिर से ले रखा है CO मॉलिक्यूल का, जैसे कि हमने आइसोटोप इफेक्ट में भी लिया था। तो सबसे पहले CO लिया, तो CO के बारे में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट लाइन इन द स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी एट 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जब हमने CO का जो स्पेक्ट्रम आया, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उसमें जो फर्स्ट लाइन मिली, और फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है, यानी ये हमारी फर्स्ट लाइन मिली थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फर्स्ट लाइन हमें अभी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ मिलती है, फर्स्ट लाइन हमें मिलती है 2B पर। अगर आपको नहीं भी पता, नहीं याद रहेगी, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ये जो अभी अभी फॉर्मूला बताया 2BJ+1। तो आपने देखा फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन हमें कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट लाइन हमें J इज इक्वल टू 0 से, जब हम J इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 में जब जाएगा तब जो हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए आपको बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और यहाँ पर J की वैल्यू लोअर रखनी है या ऑल ओवर J+1 की जगह हायर वैल्यू रखनी है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट लाइन कहाँ मिली। ठीक है, तो ये तो 2B की टर्म में मिली, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी, उसकी पाई गई 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसका से हमें क्या मालूम पड़ा कि दिस इज इक्वल टू 2B, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ दे रखी है ये 2B की वैल्यू है, क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन 2B पर मिलती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि न्यू बार J इज इक्वल टू 0 से जब न्यू बार J इज इक्वल टू 1 में हमने ट्रांजिशन देखा, तो न्यू बार की वैल्यू जो थी वो 2B के, यानी जो डेल्टा न्यू बार आया हमारा वो 2B के इक्वल आया, और 2B की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट लाइन जो भी दे रखी है वो एक्चुअल में 2B की वैल्यू है। अगर यहाँ दिया होता कि सेकेंड लाइन, तो वो 4B की वैल्यू होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी लाइन वहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 2B दे रखा है 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इससे हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 3.842 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला जो 2 है वो 2 जो है डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी B की 1.921 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। अब B का फॉर्मूला हमें पता है कि h/8π² IC होता है। ठीक है, B की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है, H की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, पाई की वैल्यू भी पता है, हमें सिर्फ यहाँ से I कैलकुलेट करना है। तो I कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बस I को हम ऊपर ले गए और B को हम इसकी जगह पर ले आए। तो जब हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखी, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये बेटा वैल्यू जरूर याद रख लीजिएगा आप कि ये पेपर में नहीं गिवन होगी, क्योंकि अगर ज़रा से भी कैलकुलेशन वाला कोई MCQ आता है तो फिर आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि वो पेपर में देंगे इस वैल्यू को या नहीं, तो इसलिए आप अपने आप से याद रखिएगा। तो 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, और यूनिट है CGS यूनिट। CGS यूनिट्स क्या होती हैं, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं, या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू ना कई सारी यूनिट्स में दी हुई होती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जूल सेकंड में भी होती है प्लैंक कांस्टेंट की, लेकिन हमने यहाँ लिखी CGS यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में जो इसकी यूनिट होती है। और हमने ऐसा क्यों किया, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पर, क्योंकि हमारी B की वैल्यू जो थी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसलिए हम जूल सेकंड में नहीं लिखेंगे प्लैंक की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर कहीं सेंटीमीटर नहीं आया। ठीक है, या तो फिर उसको फिर कन्वर्ट करो, तो उससे अच्छा है कि आपने इस यूनिट को याद रख लेना है। तो CGS जो इसकी यूनिट होती है प्लैंक कांस्टेंट की, वो होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, S-1 मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने H की रखी।
h के अपॉन में क्या है 8, तो हमने 8 को एज इट इज़ लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो 3.14 का हमने स्क्वायर कर दिया। फिर आया c की वैल्यू, c क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हमने जनरली क्या याद रखते हैं, हम याद रखते हैं 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। ज़्यादातर तो हम यही याद रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी b की वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम इस वैल्यू को भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने c की वैल्यू लिखी। फिर आई b की वैल्यू, b की वैल्यू हमारी 1.921 अभी अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, उससे लिखी और सेंटीमीटर इनवर्स। और देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में या कोई भी कहीं पर भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये सारी यूनिट्स ज़रूर लिखनी चाहिए। यूनिट्स के साथ ही कभी भी आगे जाके आप कोई कंपटीशन लेवल पे एग्जाम देंगे, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, तो यूनिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली। तो यूनिट्स के साथ ही आपको जितना भी आपकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो सब यूनिट्स के साथ लिखेंगे, तभी आप आंसर में भी एग्जैक्ट यूनिट लेकर आ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सब यूनिट्स के साथ लिखी है मैंने। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे जैसे भी करके, जो भी पूरा सॉल्व करेंगे। आपकी बात आएगी यूनिट की, तो देखिए यूनिट में क्या हुआ है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है और ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इनवर्स है और ऊपर भी सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका आई आएगा आंसर वो आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा, अच्छा देखो ये कैसे आया, ये वैल्यू भी बिल्कुल हमारी ठीक आई, मतलब यूनिट हमारी ठीक आई। कैसे, आई इज इक्वल टू क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, और म्यू क्या है रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास किस में है ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में हो सकता है। ठीक है, और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं और आर का क्योंकि स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब आई की यूनिट भी हमारी बिल्कुल ठीक आई है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, अब हमारे पास i की वैल्यू तो आ गई। अब हमारे पास ये फॉर्मूला था i इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है i की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली हमने। अब बचता है हमारा म्यू। म्यू के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास पता करना है। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है और एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन m1 जिसको हम लिख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी 12/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, हमने तो कार्बन का सिर्फ 12 ही याद रख रखा है। जनरली बच्चे ये बहुत गलती करते हैं। देखो बेटा 12 जो होता है, 12 का मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है 12। ये जो 12 होता है ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है। ठीक है, और 1 मोल में 1 मोल क्या आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ होगा, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक, तो यानी कि इतने एटम्स का मास है 12, तो फिर एक एटम का कितना होगा, तो 12 को हम डिवाइड कर देंगे इस एवोगैड्रो नंबर से, तो वही हमने यहाँ पर कर रखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू है 12, और 1 मोल में क्योंकि इतने एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो इतने एटम्स का वेट एटॉमिक, इतने एटम्स का मास है 12, तो एक एटम का 12 डिवीजन में आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, और फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आंसर। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइडेड बाय ये, तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास m2 की वैल्यू। तो जब हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम रिड्यूस मास निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला से m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ भी है। तो देखिए बेटा फिर से हमने अब ये सारे मास में मैंने यूनिट नहीं लिखी क्योंकि सारे मास ही ग्राम में है। ठीक है, तो ये तो सब ग्राम में हो जाएंगे और ये हमारा आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। अब हमारा अपना फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो सकता है आई अपॉन म्यू, या आर को क्या कर सकते हैं अंडर रूट आई अपॉन म्यू। ये तो ये पूरे का अंडर रूट है बेटा, ये ऐसे ध्यान रखना कि ये पूरे का अंडर रूट है। ठीक, यहाँ पर भी ये ऐसा नहीं है कि, तो क्योंकि स्लाइड में जितना जैसे ड्रॉ हो सकता था वैसे किया मैंने इसको, तो ये पूरे का अंडर रूट है। ठीक,
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। तो इसमें भी ये पूरे का क्योंकि अंडर रूट है तो देखिए ये ग्राम से तो ये ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। और बाकी सब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आएगा ये। तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, या फिर उसकी जगह 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम को हम जनरली क्या याद रखते हैं, 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ पर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आया इसका मतलब आप उसकी जगह एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ आर यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो बॉन्ड लेंथ है यानी जो आर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके लिए आपको इस तरह से बस हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा फर्स्ट लाइन हमें कहाँ पर मिली थी, उससे हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि फर्स्ट लाइन का मतलब है वो 2b पर मिली थी और वो 2b पर मिली थी तो 2b की वैल्यू यहाँ पर हमने इसीलिए 3.842 लिखी। बस b की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला में पुट करना है आपको और बस इतना ध्यान रखिएगा यूनिट्स का बहुत 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 ध्यान रखना है आपको। कई बार हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चंस में ही इस तरह से यूनिट्स कोई डिफर करके कुछ कुछ वैल्यूज़ रख दे वो और आप फिर उसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स किस किस चीज़ में दी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।